तो हम लोग पॉइंटर नंबर 4 के डिस्कशन पे थे और 5 मिनट का इसके पहले वाला वीडियो था जिसमें हम लोग पहुँचे थे कि मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ इरोजन, इस वाले पर हम लोग पहुँच चुके थे। रिल इरोजन होता है आपका, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द मिल्क, स्टोरेज टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मिल्क में बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो आपका क्या करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए या कम से कम रखने के लिए, है ना, रोकने के लिए आपके पास जो टेम्परेचर है स्टोरेज का, मिल्क स्टोरेज का, वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही ऐसा क्यों है, क्योंकि मिल्क का बहुत ही एसेंशियल पार्ट वाटर होता है और वाटर की डेंसिटी जो मैक्सिमम होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको प्राप्त होती है। तो किसी चीज़ की डेंसिटी अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्राप्त अगर हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसका वॉल्यूम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिनिमम प्राप्त हो रहा है। तो मिनिमम जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तापमान जाएगा तो किसी चीज़ की डेंसिटी कम होगी। इसका मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू एम अपॉन वी, विच इज़ वी इक्वल टू वॉल्यूम, एम इक्वल टू मास। तो वी जो आपका वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम किसी चीज़ का इंक्रीज़ करने लगा तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में जो टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे उनके बीच में स्पेस बढ़ रहा है। स्पेस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा कि बैक्टीरिया एंड वायरस जो है उतने ही कम्फर्टली वहाँ पर रह सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो बढ़ने लगेगा। इसकी वजह से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका तापमान होता है उसके ऊपर अगर जाएगा तो जो ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो होने लगेगी, ठीक। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों रखा गया ये आपके रीज़न समझ में आ चुका होगा, ठीक है। जिस पॉइंट के पीछे कुछ कारण है उसको मैं ज़रूर बताऊंगा। जो पॉइंट सीधे आपको याद करना है उसको आपको सीधा याद कर लेना है। तो ग्लास बॉटल्स मैन्युफैक्चर्ड बाई, जो ग्लास की बॉटल होती है उनको किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, किस प्रोसीजर के द्वारा। तो प्रोसीजर में कौन कौन से हैं, 2 प्रोसीजर हैं। एक का नाम है ब्लो एंड ब्लो, एक का नाम है प्रेस एंड ब्लो। तो ब्लो एंड प्रेस एंड ब्लो का मतलब क्या होता है, ब्लो एंड ब्लो का मतलब ये हुआ कि ग्लास की बोतल जब बनती है तो सबसे पहले नंबर पर वो एक पिघली स्थिति में ग्लास होता है। उसके अंदर आप क्या करते हैं, पिघले हुए ग्लास के टुकड़े के अंदर हवा डालते हैं और हवा आपका जो है उस ग्लास की बोतल का निर्माण करती है, तो इसको ब्लो एंड ब्लो कहा जाएगा। और अगर आप ग्लास के बोतल के शेप का एक डाई ले लें, डाई का मतलब क्या होता है, डाई मतलब ऐसी चीज़ जो ग्लास के बोतल के शेप की है लेकिन ग्लास की नहीं बनी हुई है, और है ना। तो आप पिघले ग्लास का एक शीट आप ले लें या ग्लास का एक पीस ले लें जिससे आपको बोतल का निर्माण करना है। इसको आप गर्म करें और उसके बाद एक ग्लास की ही बोतल की ही शक्ल का एक दूसरा टुकड़ा लेकर इसके अंदर प्रेस कर दें। तो जब ये प्रेस करेंगे तो ये जब लचीली स्थिति में होगा, गर्म स्थिति में क्या हो जाएगा, ये टुकड़ा लचीली स्थिति में होगा तो ग्लास के आकार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसीजर को बोलेंगे प्रेस एंड ब्लो, मतलब जहाँ पर प्रेशर का इस्तेमाल करके आप क्या कर रहे हैं, ग्लास का निर्माण कर रहे हैं, और जहाँ पर हवा का प्रभाव से ग्लास का निर्माण कर रहे हैं उसको ब्लो एंड ब्लो बोलेंगे। तो ग्लास बॉटल जो मैन्युफैक्चर होती है 2 तरीके से, या तो ब्लो एंड ब्लो या तो प्रेस एंड ब्लो, ठीक। अब आते हैं इस पर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट साइज़ क्या होता है। आप मैक्सिमम एग्रीकल्चरल इंजीनियर जो होते हैं वो किस प्रकार के संस्था में काम करते हैं, माइनर इरिगेशन संस्था में काम करते हैं। तो माइनर इरिगेशन में जो प्रोजेक्ट होता है वो 2000 हेक्टेयर से कम वाले क्या कहलाते हैं, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट कहलाते हैं, ठीक है, जिनका कैचमेंट एरिया 2000 हेक्टेयर से कम हो। लीचिंग क्या होता है, लीचिंग की सिंगल लाइन डेफिनेशन है एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द सॉलिड, ठीक है। अब ये सॉलिड जो वर्ड लिखा है इसलिए लिखा गया है कि लीचिंग हर एक चीज़ में इस्तेमाल होती है। जैसे आप मान लीजिए कहीं पर एग्जाम्पल के तौर पे किसी जगह पर कैसे आपको समझा, हाँ, जैसे मान लीजिए कहीं पर गेहूं के दाने हैं और उसमें छोटे छोटे मिट्टी के कण मिल गए हैं। अब इसको साफ़ करने के लिए आप क्या करेंगे कि गेहूं के दानों को पानी में भिगो दीजिए, तो मिट्टी के कण क्या होंगे, ये सारे के सारे पानी के अंदर घुल जाएंगे। और जब आप गेहूं के दानों को बाहर निकाल लेंगे तो मिट्टी के अंदर घुले हुए पानी के कण वहीं रह जाएंगे और गेहूं के दाने साफ़ हो जाएंगे।
तो ये जो प्रोसीजर था ना कि सॉलिड गेहूं के दाना था और मिट्टी के कण उसमें घुल गए, तो क्या हो गया, सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट था वो, मतलब कि जो आपके गेहूं के दानों में मिट्टी के कण थे वो एक सॉल्युबल थे। सॉल्युबल मतलब पानी में घुल सकते थे। तो आपने उनके इसी बात का फ़ायदा उठाया कि जैसे ही वो पानी में घुले उन्हें आपने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो उनको जैसे ही आपने बाहर निकाल लिया, यही आपका प्लस पॉइंट बन गया। तो इसी से क्या हुआ कि किसी भी सॉलिड कंटेंट के अंदर, किसी भी सॉलिड चीज़ के अंदर अगर घुलनशील पदार्थ ऐसा है जो कि जिसे हमें बाहर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसको पानी के साथ घोल कर बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन का मतलब हुआ बाहर निकालना, सॉल्युबल का मतलब जो घुल जाता हो सॉलिड से। यही सेम काम लीचिंग का हम लोग सॉयल में भी करते हैं। जब भी सॉयल में सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं कि प्लॉट बनाते हैं। प्लॉट बनाने का मतलब क्या हुआ कि चारों तरफ मेल उठा के एक प्लॉट बना दिया गया, इसके अंदर पानी भर देंगे और पानी भरने के बाद पानी रिसेगा चारों तरफ से, और रिसने के बाद किनारे किनारे हम एक नाली बना देंगे, इस नाली में ढाल दे देंगे, मतलब इस तरफ से इस तरफ की ढाल दे देंगे। तो पानी जब इसके अंदर आपका रिस कर पहुँचेगा तो ढाल से पानी रिस कर बाहर निकल जाएगा। जो रिस कर पानी बाहर निकला है उसके अंदर, इसके अंदर के जितने भी सॉल्ट एक्स्ट्रा हो गए थे वो साथ में बह के निकल जाएंगे और अंदर की मिट्टी वहीं की वहीं बनी रहेगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, रिक्लेमेशन ऑफ लैंड करते हैं। तो ये आपके बहुत ही काम आता है रिक्लेमेशन में। तो इसी प्रोसेस को लीचिंग कहा जाता है। सॉयल के केस में इसको लीचिंग कहेंगे। जैसे हमने गेहूं का आपको बताया कि वहाँ पर भी इसको लीचिंग कहेंगे। जिस भी जगह पर सॉलिड के अंदर से सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट या सॉल्युबल इम्प्योरिटी बाहर निकाली जा रही है, वो जगह, उस जगह पर फॉर्मूला या डेफिनीशन लीचिंग की ही लगेगी। तो लीचिंग एक बहुत ही बड़ी डेफिनीशन है, उसका सॉयल में एक इस्तेमाल है। ठीक है, तो लीचिंग की जो स्पेसिफिक डेफिनेशन वो क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द सॉलिड। अब आते हैं अगले पर। अगला है आपका स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क, किलिंग द ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर से ये पॉइंट रिपीट हो रहा है, इसको याद रखना है, दिमाग में बसा लीजिए एकदम। ठीक है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देना स्टरलाइजेशन कहलाता है। एंड पार्शियल लिखा होता किलिंग पार्शियल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन स्टरलाइजेशन की जगह क्या लिखा होता, पास्चुराइजेशन। ओडोर बेयरिंग पैकेजिंग डन बाई वैक्स पेपर। ठीक है, ओडोर का मतलब क्या होता है, महक। ऐसा चीज़ जो महक को रोक दे, मतलब किसी चीज़ के अंदर, जैसे मान लीजिए आप अमूल का मक्खन खाते हैं। ठीक है, आप अमूल का बटर आता है, वो बटर एक 100 ग्राम की टिकिया में रहता है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रकार की महक आती है जिसको उसका एसेंस कहते हैं, है ना, उसका क्या कहते हैं, एसेंस। एसेंस का काम क्या होता है, एक ऐसी महक को प्रदान करना जो यूज़र फ्रेंडली हो, या जो हमारा जो कंज्यूमर है उसको पसंद आए, उस कंज्यूमर उस फूड प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो, इसको एसेंस कहा जाता है। तो जब एसेंस का इस्तेमाल इसमें करते हैं, तो एसेंस जब ओपन एनवायरनमेंट में रखेंगे तो ये क्या होगा, एसेंस इसका उड़ जाएगा, या कुछ दिन बाद वो महक उसमें नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक ऐसे पेपर से ढाँक देते हैं कि इसके अंदर से महक बाहर ना जाने पाए। तो वैक्स पेपर का काम ही यही होता है कि किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर जो उसकी महक है वो इन्वायरमेंट में घुलने से या ख़त्म होने से उसे रोकता है। ठीक है, तो ओडोर बैरियर पैकेजिंग जो होती है किसके द्वारा करी जाती है, वैक्स पेपर के द्वारा। फिर आते हैं टॉप साइड वेंटिलेशन इज सूटेड फॉर ट्रॉपिकल ग्रीन हाउस। टॉप एंड साइड वेंटिलेशन, ठीक है, इसको आप देखिएगा। टॉप एंड साइड वेंटिलेशन मतलब क्या हुआ कि ग्रीन हाउस जहाँ पर बनाए जाते हैं, किस एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया में। अब ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होता है, तो जो हमारा अर्थ है, अर्थ में बीच में से होती है अर्थ की सेंटर लाइन, जिसको भूमध्य रेखा या इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, और ऊपर और नीचे, ठीक है, ऊपर आपकी होती है मकर रेखा, नीचे होती है आपकी कर्क रेखा। तो इस ऊपर वाली जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नीचे बोलते हैं इसको, बीच में होती है इक्वेटोरियल लाइन। तो ये दोनों 23.5 डिग्री के ऊंचाई और निचाई पर होती हैं। तो अर्थ के चारों तरफ इन दो लाइनों के बीच में जो पट्टी बन रही है, ठीक है, इस पट्टी के बीच में, ठीक है, ये आपकी अर्थ है, ये सेंटर लाइन है। तो जो ऊपर और नीचे जो पट्टी बन रही है, इस पट्टी के बीच में पड़ने वाले जितने भी देश हैं, जितना भी क्षेत्र है, वो ट्रॉपिकल एरिया कहलाएगा। इस एरिया में अगर ग्रीन हाउस का निर्माण किया जाए तो ग्रीन हाउस जो होता है उसमें टॉप एंड साइड वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। टॉप एंड साइड वेंटिलेशन का मतलब
कि अगर ग्रीन हाउस आपने बनाया है, मान लीजिए ये ग्रीन हाउस है ना, हरे पर्दे से बना हुआ है एक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें साइड से आप वेंटिलेशन करेंगे, जैसे घरों में खिड़की बनाते हैं, और रूफ पर भी आप वेंटिलेशन का प्रोविज़न रखेंगे। तो टॉप एंड साइड वेंटिलेशन जो होता है ये किस में होता है आपका, जब हम ट्रॉपिकल एरिया में ग्रीन हाउस का निर्माण करते हैं। अब ट्रॉपिकल एरिया में भारतवर्ष के मध्य प्रदेश से आधा चीर दीजिए तो ऊपर का हिस्सा भारत का ट्रॉपिकल में आता है, इसके नीचे का हिस्सा भारत का ट्रॉपिकल में नहीं आता है, क्योंकि बीच में से हमारे यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अब आते हैं हूप टाइप ऑफ रूफ। हूप टाइप रूफ सुटेबल फॉर ग्रोइंग नर्सरी स्टॉक, ठीक है। जो हूप प्रकार की रूफ होती है उसके अंदर नर्सरी उगाई जाती है। जैसे कहीं पर नर्सरी आपको प्लांट करनी है, किसी जगह पर आपको नर्सरी अगर लगानी है ग्रीन हाउस के अंदर, तो वहाँ पर किस प्रकार की रूफ बनाएंगे, हूप प्रकार की रूफ बनाएंगे। हूप का मतलब क्या हुआ, किसी मान लीजिए एक साइकिल का टायर है, ये पूरा साइकिल का टायर जो गोल है ना, साइकिल का टायर बोलिए या अंदर की लोहे की रिम बोलिए, ये हूप है। हूप का मतलब पूरा गोला। इसको आधा काट देंगे तो क्या हो गया, ये हाफ हूप हो गया, आधा हूप हो गया। तो हूप टाइप की रूफ का मतलब क्या हुआ, किसी जगह पर आपकी संरचना ऐसी है, देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका ग्रीन हाउस। अब हूप का मतलब क्या हुआ, ऊपर की छत कैसी है पता है, ऐसी गोल, बस ये गोल जो है ना, इसीलिए इसको हूप बोलते हैं। तो हूप प्रकार की जो संरचना होती है किस में बनाई जाती है, जब हम नर्सरी बनाते हैं। सॉइल इरोजन इज मोर इन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में सॉइल इरोजन क्या होता है, अधिक होता है। फिर आते हैं वेट ऑफ मैनुअली ऑपरेटेड चैफ कटर फ्लाई व्हील, ठीक है, ग्रेटर देन 24 kg। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैनुअल ऑपरेटर का मतलब ह्यूमन ऑपरेटेड जो चैफ कटर होता है, ठीक है, या चैफ कटर या पैरा काटने की मशीन या भूसा बनाने की मशीन जो चैफ कटर है, इसका जो फ्लाई व्हील होता है वो 24 किलो से अधिक का होता है। मिनिमम 24 किलो का होना चाहिए या 24 किलो से अधिक का होना चाहिए। अब आते हैं कंटूर बंड एंड टेरेस आर मैकेनिकल मेजर्स। ये आप लोग पॉइंट के तौर पे हमेशा के लिए याद रखेंगे, ठीक है। कंटूर बंडिंग और टेरेसिंग जो हम लोग करते हैं, एक ढालदार ज़मीन पर खेती करने के लिए ये दो काम किए जाते हैं, टेरेसिंग और कंटूर बंडिंग। सॉइल कंजर्वेशन में ये टॉपिक अभी मैं आपको बताऊंगा, ये एक दिन का टॉपिक है, इसको मैं बताऊंगा, ये 3-4-5 दिन के अंदर काफ़ी कुछ आएगा, इसी में हो जाएगा ये। तो कंटूर ये मैकेनिकल मेजरमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। और अगर आप बोलें कि क्रॉपिंग सिस्टम के थ्रू अगर हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो एग्रोनॉमिकल मेजर में आएंगे, तो ये मैकेनिकल मेजर के अंतर्गत आता है। सॉइल स्ट्रेंथ इज़ मेजर्ड बाय कोन पेनिट्रोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कोन पेनिट्रोमीटर, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रख लीजिए। इससे हम लोग सॉइल की स्ट्रेंथ नापते हैं, ठीक है। कोन पेनिट्रोमीटर के द्वारा सॉइल की स्ट्रेंथ नापी जाती है, ठीक। सॉइल की स्ट्रेंथ जब नापते हैं तो उसकी यूनिट क्या आती है जानते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये बताता है कि 1 मीटर स्क्वायर सॉइल जो है कितने न्यूटन का बल अपने ऊपर बियर कर सकती है। और ये जो सॉइल की स्ट्रेंथ होती है, ये रियलिटी में सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ होती है। सॉइल की क्या होती है, ये शेयर स्ट्रेंथ होती है। शेयर का मतलब कि अगर सॉइल का मतलब शेयर स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया कि इसकी कर्तन शक्ति। अब कर्तन शक्ति का मतलब बहुत, अब मैं इस शब्द का मैंने इस्तेमाल कर दिया है, बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन इसको मैं बता ही देता हूँ आपको। देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए एक फील्ड है, ये क्षेत्र है या खेत है, इसमें कुछ लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसी जगह पे करूँ जहाँ पे कुछ लिखा ना हो, ठीक। इसको आप ऐसे समझिएगा, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा सा फील्ड है ना, इसमें ABCD करके इसके 4 हिस्से हैं। अब इसमें आपने एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर चुना बीच में। अब आप क्या करिए, इस हिस्से के ऊपर कोई बल लगा के इतनी ज़मीन को नीचे दबाने की कोशिश करिए। तो ये ज़मीन क्या होगी, इसके इर्द गिर्द जितनी भी लैंड मौजूद है, इसको नीचे की तरफ दबने से क्या करेगी, रोकेगी। तो जो नीचे की तरफ जो लैंड आपकी जाना चाहती है, जो भूमि का वो हिस्सा जो नीचे दब रहा है, वो किनारे वाले हिस्सों को क्या करें, किनारे वाले हिस्से क्या करेंगे, इसे रोकेंगे। तो ये ठीक उसी तरह होगा, देखिए इस तरीके से
कि भूमि का एक हिस्सा नीचे जाना चाहता है और बगल वाला हिस्सा उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए, इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर एक रगड़ का इफेक्ट पैदा करेंगे। तो ये वाला हिस्सा आप ऐसा समझिए हमारा दाहिना हाथ, कि ये वो हिस्सा है जो नीचे नहीं दब रहा है, और ये वो हिस्सा है भूमि का जो नीचे दब रहा है। तो नीचे दबने वाला हिस्सा जब नीचे जाएगा तो ये हिस्सा क्या करेगा, ये वाला इसको रोकेगा। तो ये दोनों एक बल, ये वाला हिस्सा इसके ऊपर फिक्स वाला जो हिस्सा है वो नीचे दबने वाले हिस्से के ऊपर एक ऊपर की डायरेक्शन में बल लगाएगा जो हमारे दबाव को रोकेगा। और ये बल इन सतह पर लगेगा, और ये बल और इसकी सतह आपस में क्या है, पैरेलल है। इसलिए यहाँ पर क्या पैदा होगा, शियर स्ट्रेस। इसलिए हम लोग जो सॉइल के केस में शियर स्ट्रेंथ ही बेसिकली नापते हैं, लेकिन उसको हम लोग कोन पेनिट्रोमीटर के द्वारा नापते हैं। ठीक है, अब इसकी डिटेलिंग में आप बहुत ज़्यादा जाएंगे तो काफ़ी कुछ है, मैक्सिमम पार्ट सिविल इंजीनियरिंग में है, लेकिन हमने आपको बहुत ही शॉर्टकट में इसको समझा दिया कि बेसिकली करते क्या है। ठीक है, अब आते हैं स्लो स्पीड सिलेंडर रिकमेंडेड फॉर द पीनट थ्रेशर। पीनट थ्रेशर के लिए स्लो स्पीड सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। पीनट थ्रेशर जिसमें से पीनट्स निकल आएँ और पीनट के छिलके अलग हो जाएं। ठीक, अब आते हैं सीरियल हैज़। ठीक है, तो जो सीरियल्स होते हैं, जो ग्रेन्स होती है, सीरियल्स ग्रेन होते हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है, उनके अंदर प्रोलाइन होता है, मेथोनिन होता है, सेरीन होता है, थायोसिन होता है, लेकिन लाइसिन नहीं होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब पूछा जाएगा स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे, और ऑब्जेक्टिव में पूछता क्या है, इनमें से कौन सा सीरियल्स में नहीं होता है, और हमेशा लाइसिन ऑप्शन में रहेगा। तो लाइसिन आपको सीधे टिक कर देना है। ठीक है, अब आते हैं इस पर कि डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दो होती है। मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड करके एक टॉपिक है जो मैंने फ्लूइड के कॉन्सेप्ट लेक्चर में डाल रखा है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो डायनेमिक विस्कोसिटी जो आपकी है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दो होती हैं। डायनेमिक विस्कोसिटी आपकी इसी को स्टोक लॉ वाली विस्कोसिटी कहते हैं। तो डायनेमिक विस्कोसिटी का जो यूनिट है इसको स्ट्रोक्स बोलते हैं, या स्ट्रोक वर्ड लिख दिया है, इसको आर काट दीजिएगा, स्टोक्स या सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, कई जगह आया है, सीधा याद रखिएगा। इसमें इफ बट ना करिएगा, और इसकी यूनिट भी उसकी डायमेंशन में निकाल लीजिए। सेंटीमीटर मतलब एल हो गया, समय का मतलब टी पावर 2, तो एल टी पावर -2 मिलेगी। लेंथ ऑफ स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच इज़ 4 मीटर। स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच की जो लंबाई होती है वो 4 मीटर होती है। ठीक है, ठीक है, स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच का मतलब कहीं पर आपने ऐसे एक कंटूर फार्मिंग की हुई है, फिर दूसरी कंटूर फार्मिंग आपने इससे 4 मीटर आगे हटके थोड़ी और दूर पर करी है। ठीक है, तो ये जो आपने इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 मीटर। तो स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच का मतलब कंटूर फार्मिंग आप कर रहे हैं लेकिन 4-4 मीटर हट के कर रहे हैं। ठीक है, स्टैगर्ड का मतलब हट के। ठीक है, विषम स्थिति में अगर आप इसी के पीछे अगला कर देते तो ये स्टैगर्ड ना होता, लेकिन आप 4 मीटर हट के कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, स्टैगर्ड कर रहे हैं। तो कंटूर ट्रेंचिंग में कितना होता है लेंथ, 4 मीटर। फॉर एसिड डिलेंटिंग ऑफ कॉटन सीड रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें आपके 2 पॉइंट छुपे हुए हैं कि कॉटन सीड की डिलेंटिंग करी जाती है। डिलेंटिंग करी जाती है किसके द्वारा करी जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा। ठीक है, तो और ये डिलेंटिंग जब हम लोग करते हैं मतलब बीज अलग करते हैं, रेशा अलग करते हैं, तो 125 ml 1 किलोग्राम में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो 1 किलोग्राम अगर सीड है तो 125 ml सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 की ज़रूरत पड़ती है। कंज्यूमर पैकेज फॉर एसेप्टिक प्रोडक्ट इज़ पेपर बेस्ड लैमिनेटेड कार्टून। ठीक है, तो एसेप्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एसेप्टिक एंड सेप्टिक। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा।
एसेप्टिक प्रोडक्ट मतलब कि ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया ना हो, उसे एसेप्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। और कंज्यूमर के इस्तेमाल के लिए इसकी पैकेजिंग जो करी जाती है वो पेपर बोर्ड लैमिनेटेड कार्टून में करी जाती है, ठीक है। तो अक्सर कई फूड प्रोडक्ट आपके इस प्रकार के कार्टून में या इस प्रकार के पैकिंग के अंदर आपको प्राप्त होते हैं। जैसे आपके मार्केट में क्या आता है, इसका बना हुआ जो हम लोग वो खाते हैं, मक्के का बनता है, क्या बोलते हैं उसको, कॉर्न का बनता है वो, ठीक है, कॉर्न का बनता है, वो जो चपटा सा होता है उसको बोला जाता है कुछ। एक्चुअली क्या, मेरे घर में कई लोग खाते हैं लेकिन मैं थोड़ा देसी टाइप का आदमी हूँ, मैं ये सब नहीं खाता हूँ। उसको बोलते हैं मोहन कंपनी का भी आता है यार, क्या बोलते हैं यार उसको, मैं खुद ही भूल गया। पॉपकॉर्न बोलते हैं क्या? नहीं, पॉपकॉर्न नहीं होता वो, उसको बोलते हैं मोहन कॉर्नफ्लेक्स, है ना। कॉर्न का फ्लेक हो गया ना, फ्लेक का मतलब क्या हुआ कि पतले पतले छिलके बोलते हैं उसको, लेकिन वो कॉर्न को पीट करके बनता है, ठीक है, कॉर्नफ्लेक्स, ठीक। तो वो पेपर बेस्ड कार्टून के अंतर्गत भर के आता है। फिर आते हैं ट्रस फ्रेम व्हेन द स्पैन इज़ ग्रेटर दैन 15 मीटर। ट्रस प्रकार का फ्रेम बनाते हैं जब स्पैन कितना हो जाता है, 15 मीटर से अधिक हो जाता है। अब स्पैन तो हमने आपको बताया था कि दो वर्टिकल खंभों के बीच अगर ये दूरी आपकी 15 मीटर से कम रहेगी तो हम लोग ट्रस का निर्माण नहीं करेंगे। ट्रस का मतलब क्या होता है, 15 मीटर से अधिक दूरी हो जाने पर इस प्रकार का ट्रायंगल ऊपर उठाते हैं और इनमें इस तरीके से आपने देखा होगा कई जगहों पर आपने कि इस तरीके से कुछ बनाया रहता है, ऐसे ऐसे करके रॉड और सरिया और इस तरीके से करके लगा देते हैं वेल्डिंग करके, और मतलब छत में। और ये छत आपकी जब जाएगी, जितनी लंबी छत होगी, हम पूरी छत में क्या करेंगे, इस प्रकार की चीज़ों का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से ये जो ट्रस है या ये जो छत है, इसके ऊपर पड़ने वाला लोड जो है, इसी ट्रायंगल के अंदर जो हमने तरह तरह के छड़ें लगाई हैं, इन्हीं के अंदर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और नीचे खंभों पर कम से कम लोड जाए, इसी को ट्रस बोलते हैं। लेकिन ट्रस का निर्माण कब करते हैं, जब 15 मीटर से ज़्यादा का स्पैन हो जाता है। और अक्सर आपने रेलवे के प्लेटफॉर्म के जब ऊपर देखेंगे तो जो रेलवे के प्लेटफॉर्म होते हैं उनमें ट्रस का निर्माण आपने देखा होगा कि इस तरीके का सरिया कुछ लगे रहता है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ट्रस की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है, लेकिन कहीं कहीं पर स्टोरेज फैसिलिटी जहाँ हम दे रहे होते हैं या जहाँ पर हम बहुत बड़े ग्रीन हाउस का निर्माण कर रहे होते हैं, वहाँ पर इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है, ठीक। डायमेंशन ऑफ इंट्रिंसिक परमेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंट्रिंसिक परमेबिलिटी की डायमेंशन होती है L², ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आते हैं रो स्पेसिंग ऑफ कॉटन 35 से 40 इंच, मतलब कॉटन के एक रो में जो पेड़ लगे हुए हैं, दूसरे रो में जो पेड़ लगे हैं, इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, 35 से 40 इंच। अब आते हैं ग्रेविटी डैम में टेंशन ना पैदा हो इसके लिए एक्सेंट्रिसिटी मान कितना होता है, B/6 से कम होता है। और रिटेनिंग वॉल वाले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, सेफ्टी वाले के बारे में भी बताया था, ठीक है। अब आते हैं डेप्थ ऑफ मीडियम डीप सॉइल। तो मीडियम डीप सॉइल की जो डेप्थ होती है 45 से 90 सेंटीमीटर होती है, ठीक। इसको आप लोग याद रखिएगा, मीडियम डीप सॉइल बोला हुआ है, ठीक है। अगर ये बोलता शैलो डीप सॉइल, तो डीप सॉइल चालू कहाँ से होती है, 30 सेंटीमीटर की लेयर जो सॉइल की शुरुआत वाली है, इसके बाद से ही मीडियम सॉइल चालू हो जाती है। मीडियम के भी 3 हिस्से बना दिए गए हैं। अगर ये 30 सेंटीमीटर से 45 के बीच में है तो शैलो मीडियम सॉइल हो गई, है ना, और शैलो डीप सॉइल हो गई। और उसके बाद अगर ये 45 सेंटीमीटर से 90 के बीच में है तो ये मीडियम डीप सॉइल कैटेगरी में आता है। तो ये आपका याद रखिएगा कि मीडियम वर्ड लिखा हुआ है। अगर केवल बोल दे डीप सॉइल की रेंज क्या होती है ना, तो डीप सॉइल जो आपकी होती है ये आपका 30 सेंटीमीटर से ही चालू हो जाएगी डीप सॉइल, और कहाँ तक जाएगी, ये आपकी 30 सेंटीमीटर से 120-100, है ना, 90 के ऊपर जो भी रेंज आपको मिल जाए वहाँ तक जाएगी। लेकिन मीडियम डीप बोलेगा मतलब गहरी भी है मिट्टी, लेकिन उसमें भी मध्यम गहरी मिट्टी कितनी होगी, 45 से 90 सेंटीमीटर। अब आते हैं DRH, डायरेक्ट रन ऑफ जनरेटेड बाई फ्लड हाइड्रोग्राफ ऑफ 1800 मीटर क्यूब पर सेकेंड विद बेस फ्लो ऑफ
20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो फ्लड, तो इसका क्या होगा, फ्लड हाइड्रोग्राफ। तो इसमें से क्या करेंगे, 1800 में से 20 घटा देंगे, 1780 मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट रन हाइड्रोग्राफ DRH, ठीक है, जनरेटेड बाई फ्लड हाइड्रोग्राफ ऑफ 1800 मीटर क्यूब पर। हाइड्रोग्राफ वाला चैप्टर भी मैंने आपको अलग से पढ़ाया हुआ है, तो उसको आप लोग देखिएगा। उसमें आपको सब मैंने ये चीज़ें बताई हैं कि बेस फ्लो को कितने में से घटाया जाता है तो क्या आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोग्राफ लगभग देखने में इस तरीके का होता है, इसको आप रिकॉल कर लीजिए ऐसे। इसमें नीचे वाला हिस्सा इसका बेस फ्लो होता है और ऊपर वाला ये जो हिस्सा है ये आपका रन ऑफ में आता है और इसी में आपका इन्फ्लुएंट फ्लो भी होता है। ठीक है, 3 प्रकार के फ्लो इसमें होते हैं। बेस फ्लो को घटाने के बाद जो मिलता है वो आपके रन ऑफ में काउंट होता है। तो बेस फ्लो अगर 20 है और 1800 मीटर क्यूब टोटल रन ऑफ आपको मिला है तो बेस फ्लो घटा देंगे तो जितना डायरेक्ट रन ऑफ में जो आपका पानी जा रहा है उसका मान मिल जाएगा 1780 मीटर क्यूब पर सेकेंड। टॉप एंड साइड वेंटिलेशन कहाँ पर यूज़ होता है, फिर से ये अगेन ये पॉइंट आया है। ठीक है, तो टॉप एंड साइड वेंटिलेशन ट्रॉपिकल ग्रीन हाउस में इस्तेमाल होता है। ये पॉइंट मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी पॉइंट आप कह रहे हैं कि रिपीटिशन में मिलेंगे, लेकिन वो भूलना नहीं है क्योंकि ये 2 बार आ चुका है। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रीन हाउस में। ओवरहेड स्प्रिंकलर कंपोनेंट में क्या होता है, ओवरहेड स्प्रिंकलर कलेक्शन ट्रे होती है और राइजर पाइप होता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपके ओवरहेड स्प्रिंकलर कंपोनेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, ओवरहेड स्प्रिंकलर का मतलब कि वो स्प्रिंकलर में पानी जो है ऊपर से निकल रहा है। ठीक है, ओवरहेड स्प्रिंकलर और ग्राउंड से ऊपर की तरफ स्प्रिंकलर बाहर होता है। ठीक है, इसके बारे में आप कंपोनेंट्स पे बहुत हम लोग नहीं जाएंगे, सीधा ये 2 चीज़ें डायरेक्ट पेपर में आती हैं कि राइजर पाइप एंड कलेक्शन ट्रे किसका पार्ट है, ओवरहेड स्प्रिंकलर का। फिर आते हैं लिक्विड CO2 यूज्ड फॉर। लिक्विड CO2 का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमको कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन विंटर के समय किसी भी जगह पर, किसी इन्वायरमेंट में या किसी भी जगह पर बढ़ाना होता है। उस केस में हम लोग लिक्विड CO2 का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप डेवलप्स 10 लीटर पर सेकेंड अगेंस्ट टोटल हेड ऑफ 7.5 मीटर। तो पंप की पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 में 7.5 का गुणा करिए, 9.8 मतलब ग्रेविटी होगी और 1000 से भाग कर दीजिए तो कितना आ गया, 0.746 किलोवाट। और इसको वाट में कन्वर्ट करना होगा तो 746 से भाग कर दीजिए, 746 वाट से 0.746 किलोवाट का मतलब हो गया 746 वाट और ये 1 हॉर्स पावर का पावर जनरेट कर रहा है। ठीक है, अगर इसमें 746 का भाग करेंगे 746 वाट का तो 1 मिलेगा, जिसको बोलेंगे 1 हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का गुणा करेंगे तो ये 0.746 कितना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 746 में, और इसमें 746 का भाग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 HP, 1 हॉर्स पावर। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट अकॉर्डिंग टू द IMD, ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इसके द्वारा अगर हम लोग रेनफॉल डिफिशिएंसी हमारी 50% से अधिक हो जाए, वर्षा की कमी, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, संकटग्रस्त स्थिति बोलेंगे या सीवर ड्रॉट कंडीशन कहेंगे। तो सीवर ड्रॉट कंडीशन मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट की कैटेगरी में सीवर कब कहा जाएगा, जब IMD ने क्या मानक बनाया, जब रेनफॉल की डिफिशिएंसी 50% से ज़्यादा हो जाए। नॉर्मल रेनफॉल इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ रेनफॉल द पीरियड ऑफ 30 ईयर। ठीक है, तो पिछले 30 साल की रेनफॉल का अगर एवरेज ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए जून महीने में होने वाली रेनफॉल पिछले 30 सालों में कितनी रही, उसका एवरेज ले लेंगे तो उसको हम लोग नॉर्मल रेनफॉल कहेंगे। ठीक है, और ये जो नॉर्मल रेनफॉल आ रही है इसी से कंपेयर किया जाएगा, अगर इसके 50% से कम पानी बरस रहा है तो रेनफॉल डिफिशिएंसी कही जाएगी उस महीने में, और उस महीने में 50% से कम अगर हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, संकटग्रस्त स्थिति बोली जाएगी। फिर आते हैं ए स्ट्रीम डज नॉट हैव एनी बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन इज नोन एज इफीमेरल स्ट्रीम। अगर कोई स्ट्रीम ऐसी है जिसमें बेस फ्लो क्रिएट ही नहीं हो रहा है, बेस फ्लो क्रिएट कब होगा, जैसे मान लीजिए किसी लैंड में से रन ऑफ जा रहा है तो 3 प्रकार के फ्लो पैदा होते हैं हाइड्रोग्राफ के अनुसार। एक होता है बेस फ्लो, एक होता है इन्फ्लुएंट फ्लो
है ना, और एक होता है आपका ऊपर की तरफ मिलता है आपको रन ऑफ फ्लो। ठीक है, टोटल रन ऑफ कैसे मिलेगा, जब आप इन्फ्लुएंट फ्लो और ऊपर के रन ऑफ को जोड़ देंगे तो डायरेक्ट रन ऑफ मिल जाएगा। बेस फ्लो आपको क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण पानी क्या होता है, नीचे की तरफ रिश्ता भी रहता है। लेकिन किसी जगह पर अगर बेस फ्लो पैदा ही ना हो रहा हो, मतलब पानी ऊपर इतनी तेज़ी से निकल जा रहा है कि ग्रेविटी के कारण पानी नीचे जा ही नहीं पा रहा, पूरा का पूरा पानी ढाल में ही बह जा रहा है, तो इस प्रकार की धारा को क्या बोलते हैं, इफीमेरल स्ट्रीम। और बहुत ज़्यादा ढाल पर जब पानी बहता है तो वो क्या कहलाता है, इफीमेरल स्ट्रीम कहलाता है। ड्राफ्ट ऑफ मोल्डबोर्ड प्लाउ डेवलपिंग 100 kg पुल एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मोल्डबोर्ड प्लाउ का जो ड्राफ्ट है जिसको हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री एंगल पर हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर खींच रहे हैं, जिस मोल्डबोर्ड प्लाउ को हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर खींचा जा रहा है, उसका जो ड्राफ्ट है वो कितना होगा, तो 100 cos 30 सीधा सीधा कर दीजिए, कितना मिलेगा 86। क्रशिंग इफ़िशियंसी जो होती है इसको क्या बोलते हैं, तो फूड प्रोसेसिंग के दौरान आएगा क्रशिंग इफ़िशियंसी, जिसमें हम लोग किसी क्रशर मशीन के अंदर कोई चीज़ क्रश कर रहे हैं, तो क्रशिंग इफ़िशियंसी क्या होती है, सरफेस एनर्जी क्रिएटेड अपॉन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड। ठीक है, तो मतलब जो नई आपने किसी चीज़ को क्रश किया, मान लीजिए कुछ यहाँ पर गेहूँ के मिल के अंदर आपने गेहूँ के कुछ दाने डाले, और जब आपने इसको दबाया तो ये दानों के कई छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। जैसे आप मान लीजिए दलिया बनाने की मशीन है, गेहूँ से दलिया बनाते हैं, तो गेहूँ का एक पीस जो गेहूँ का है वो कम से कम 10 टुकड़ों में टूटने वाला है। ठीक है, तो जो 10 टुकड़े जब पैदा हुए तो वो कितनी एनर्जी क्रिएट किया और एक टुकड़े ने कितनी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्व करी, इनके रेशियो को क्या बोलेंगे, क्रशिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो एनर्जी जो सॉलिड या जो गेहूं का एक दाना जितनी एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है वो 10 टुकड़ों में जब कन्वर्ट होगा तो क्या उसको कन्वर्ट करने के लिए उतनी ही एनर्जी चाहिए थी, ऐसा नहीं है, उससे कम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन गेहूं के दाने ने कुछ एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्व कर ली और वो 10 टुकड़ों में टूटने के बाद वो उससे कम एनर्जी में टूट सकता था, लेकिन एनर्जी एब्जॉर्व करने के कारण वो क्या दिखा रहा है कि मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या होता है उसको हम लोग सरफेस एनर्जी क्रिएटेड के कैटेगरी में डालते हैं। अब इसको आप समझ ऐसे सकते हैं कि एक हथौड़ा लीजिए, एक छोटा सा कंकड़ ले लीजिए इतना बड़ा, इसके ऊपर आप हथौड़े से मारिए। मान लीजिए आप 20 न्यूटन के बल से इस हथौड़े पे से इस कंकड़ को मारते हैं, लेकिन ये कंकड़ टूटा नहीं ना, तो जो एनर्जी आपने लगाई इसमें कंकड़ टूटा नहीं, तो वो एनर्जी कहाँ गई, वो एनर्जी इस कंकड़ ने क्या कर ली, एब्जॉर्व कर ली। अब आप जब 30 न्यूटन का बल लगाते हैं तो ये कंकड़ 2 हिस्सों में टूट जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 20 न्यूटन का बल आपने लगाया था उसको लगाने पे तो टूट नहीं रहा था, तो 30 न्यूटन का जब बल आपने लगाया तो 20 न्यूटन से 30 न्यूटन के बीच में ही कोई फोर्स ऐसा होगा जिसमें से ये टूट गया। आपने 30 न्यूटन लगाया तो ये टूट गया। अब आप अगली बार इतना ही बड़ा कंकड़ लेकर सेम आकार का 29 न्यूटन का बल लगाइए, 29 का। अगर ये 29 न्यूटन के बल पे नहीं टूटता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 30 न्यूटन पे ये टूट रहा है। इससे हमको ये पता चलता है कि 20 न्यूटन वाला जो बल था ये तो इसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं डाल रहा है। तो जब भी आप क्रशिंग कहीं पर करते हैं तो वह वाला बल जिसको लगाने पर उसके आकार में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा था, उस बल को या उस बल से मिलने वाली ऊर्जा को हम ये मान लेते हैं कि इतना तो ये सॉलिड ने एब्जॉर्व कर लिया, इसके ऊपर वाले बल से ये टूटा है। तो सरफेस एनर्जी क्रिएट करने में जो बल हमारा लगा और जो हमारा एनर्जी सॉलिड ने एब्जॉर्व कर ली, इनके रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्रशिंग इफिशिएंसी। स्ट्रक्चरल मेंबर रनिंग थ्रू आउट द ग्रीन हाउस लेंथ। ग्रीन हाउस की लंबाई में, जैसे ये आपका एक ग्रीन हाउस है ना, ग्रीन हाउस मैंने आपको बताया था इसके पहले भी, एक झोपड़ी नुमा स्ट्रक्चर जो कि हरे पर्दों का बना हुआ है, यही आपका मान लीजिए ग्रीन हाउस है इस तरीके से। अब ग्रीन हाउस में जब आप ऐसा बनाएंगे तो आपको कई जगहों पर इस तरीके से सपोर्ट देकर पूरे ग्रीन हाउस को बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें जब सपोर्ट देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक एक
पाइप लंबा लगता है और उसी तरीके से इधर और इधर भी पाइप्स लगेंगे लंबाई में। तो वो वाला स्ट्रक्चर जो ग्रीन हाउस की लंबाई के साथ साथ ऊपर छत में लगा हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, पर्लिन बोला जाता है। तो इसकी डिफिनीशन क्या है, स्ट्रक्चरल मेंबर रनिंग थ्रू आउट द ग्रीन हाउस लेंथ। ग्रीन हाउस की लंबाई में लगातार चलने वाला एक लंबा पाइप स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, पर्लिन कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं यूनिट हीटर। ये मोस्ट कॉमन एंड लीस्ट एक्सपेंसिव हीटिंग सिस्टम है। ऑब्जेक्टिव में सीधे आता है, द मोस्ट कॉमन एंड लीस्ट एक्सपेंसिव हीटिंग सिस्टम इज यूनिट हीटर। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। तो अभी यहाँ तक, फिर इसके आगे के लेक्चर में आज शाम तक फिर से अपलोड करता हूँ। ओके, सो अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। बाय बाय एंड शुभ खैर।